हेलो दोस्तों, आपका डेली करंट अफेयर के लेक्चर में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बजट 2024। आज के न्यूज़पेपर में बजट पर ही महत्वपूर्ण न्यूज़ आई है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सभी एग्जाम्स में से प्रश्न आता है, तो आप इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। और ये बहुत ही आसान है, अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा बाद में। तो अब सबसे पहले पढ़ना शुरू करते हैं। 2047 तक हमें देश को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है। अब विकसित बनाने के लिए आप क्या करेंगे भई? आधुनिक बुनियादी ढांचा बनाना होगा हमें, सभी को समान अवसर प्रदान करने होंगे। प्रकृति के साथ, सहयोग के साथ समृद्ध भारत बनाना है हमें। हमें एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुँचाना। एनवायरनमेंट को संरक्षित करते हुए, एक सतत विकास करते हुए देश का विकास करना है। सुंदर भारत बनाना है, सुखी भारत बनाना है। अब देखते हैं विकास का मंत्र। सरकार ने क्या हमें विकास का मंत्र दिया? सरकार ने जब सबसे पहले आई 2014 में बीजेपी की गवर्नमेंट ने बोला सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ में लेके विकास करेंगे। बाद में सरकार ने बोला कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका विकास तो करना ही है, लेकिन सभी कम्युनिटीज को हमें विश्वास में लेके चलना है। किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि हम पीछे रह रहे हैं। अब ये सब करने के लिए अब सरकार बोल रही है हम 2047 तक हमें देश को विकसित भारत बनाना है। विकसित भारत बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जनसांख्यिकी, लोकतंत्र और विविधता, इन तीनों का लाभ लेना होगा। जनसांख्यिकी, विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या है इंडिया के अंदर। हमारे यहाँ हम 140 करोड़ लोग हैं और जिसके अंदर विश्व की सबसे ज़्यादा युवा जनसंख्या है। तो हमारे यहाँ क्या है? डेमोग्राफिक डिविडेंड है। युवा लोग ही तो काम करते हैं ना। बूढ़े अगर किसी देश की जनसंख्या पूरी ज़्यादा कोई तो काम नहीं करेगी। तो अब हम जो है उसका लाभ ले सकते हैं। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी, सबको बोलने की आज़ादी, विविधता है। अब किसी एक जने का या फिर एक स्टेट का डेवलपमेंट होने से काम नहीं चलेगा। सभी स्टेट का डेवलपमेंट होना चाहिए, सभी कम्युनिटी सब मिलकर प्रयास करेंगे, सबका प्रयास, जभी तो बनेगा विकसित भारत। 2047 में डेवलप कंट्री बनाना है इंडिया को। अब आगे पढ़ते हैं सतत विकास। सबसे पहले कि भाई सतत विकास, इंग्लिश में हमने आपने नाम सुना होगा सस्टेनेबल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है भाई, जैसे आज हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की समस्या आ रही है। हमें कहा जा रहा है कि हम जो डेवलपमेंट कर रहे हैं वो सस्टेनेबल नहीं है। हम आज पेट्रोल पे हम इतना ज़्यादा चला रहे हैं पेट्रोल, कि भाई पेट्रोल और कोयला तो क्या है कि इनकी लिमिटेड भंडार है पृथ्वी के ऊपर। कुछ समय में ये भंडार जो है भई कितने साल चलेंगे? 50 साल, 1 शताब्दी चल लेंगे, 100 साल बाद ये सारे भंडार खत्म हो जाएँगे। फिर हम क्या करेंगे? फिर एनर्जी का क्यों रिसोर्स लाएँगे? तो हमें क्या करना है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हैं, हमारा एनवायरनमेंट खराब नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम घर में कहते हैं ना कि आप एक इनकम का एक सस्टेनेबल ज़रिया होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही बार में सारी ज़मीन जायदाद सब बेच के आप खा गए, वो वाली स्थिति आज हम कर रहे हैं, वो नहीं करना हमें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, प्रकृति हमारी खराब नहीं होनी चाहिए। हमारे जो रिसोर्सेज़ हैं, हमारी नदियाँ हैं, हमारे जो खनिज हैं, सब खत्म नहीं होने चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए। तो उसके लिए हमने टारगेट रखा है। पेरिस एग्रीमेंट के तहत इंडिया ने कहा कि हम नेट ज़ीरो करेंगे 2070 तक। अब नेट ज़ीरो का तात्पर्य क्या होता है कि भई हम एनवायरनमेंट के अंदर हम पॉल्यूशन छोड़ रहे हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन जैसी गैसें छोड़ रहे हैं। इनको वापस हमारे जो पेड़-पौधे लगे हुए हैं, ओशियन्स होते हैं, इनको अब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। ओशियन्स के अंदर जो शैवाल्स होती हैं, पेड़-पौधे होते हैं, तो हम कह रहे हैं कि हम 2070 में जितना पॉल्यूशन छोड़ेंगे उसको वापस उतना ही अब्ज़ॉर्ब कर लेंगे। सोचो कि हमने 100 टन छोड़ा और 100 टन ही हमारे जो है हमने वापस अब्ज़ॉर्ब कर लिया। 100 टन्स, यानी हमने एनवायरनमेंट में कितना पॉल्यूशन किया? ज़ीरो किया ना। तो यही हमें लक्ष्य हासिल करना है 2070 तक। सीएनजी, पीएनजी, संपीड़ित बायोगैस, इनको भी हम चरणबद्ध रूप से इनको बढ़ाएँगे क्योंकि पॉल्यूशन कम करती है। गैसेज़ होती हैं इनके, जैसे नेचुरल मीथेन होती है सीएनजी और ये पेट्रोलियम, और इनसे कम पॉल्यूशन होता है। बायोमास एकत्रीकरण की मशीनरी खरीद के लिए वित्तीय सहायता देगी सरकार। बायोमास के प्लांट लगते हैं, आपने देखा होगा, शायद इंदौर का भी आपने अगर देखा हो तो वहाँ जैसे किसी भी सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब जो होता है ना कि गीली सब्जियाँ होती हैं, सब्जियाँ जैसी होती हैं, बहुत ज़्यादा निकलता है गीला कचरा आप सारी सिटी में इकट्ठा करेगी नगर निगम और उनको ले जाके बायोमास का बड़ा प्लांट लगा दिया, जिससे बायोगैस उत्पादित होगी। उस गैस से सिटी के अंदर आप पूरा मतलब चला सकते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को चला लो, चाहे आप गैसेज़ गाड़ियाँ चलती हैं, बसें वगैरह सिटी की चल सकती हैं, तो इनकी जो लगाने के लिए मशीनरी चाहिए होगी ना प्लांट की लगाने के लिए, तो उसकी खरीद के लिए सरकार वित्तीय सहायता देगी। अच्छा, सरकार ने लक्ष्य रखा है कि छत पर जो सोलर ऊर्जा लगाते हैं, इसमें 1 करोड़ परिवारों को प्रति माह 300 यूनिट फ्री जो है बिजली उपलब्ध कराने में सक्षम बनाना है। यानी 1 करोड़ परिवार तो कम से कम छत पर सोलर लगा लें और जो 300 यूनिट का जो है उत्पादन कर पाएँ, लोगों को फ्री बिजली मिलेगी, वो उत्पादन कर पाने की क्षमता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं बुनियादी ढाँचा और निवेश। बुनियादी ढाँचा है जैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, इनके अंदर कितना निवेश हुआ है, सरकार ने कितना निवेश किया है इतने सालों के अंदर?
जैसे रोड्स होंगे, पोर्ट्स होंगे, बड़े-बड़े जो रोड्स बन रहे हैं, इनको बनाना। अब देखते हैं पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी हुई है। हम 2018 से देखें 2024 तक अगर हम आ रहे हैं तो लगातार पूंजीगत व्यय बढ़ रहा है। अब सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि भई राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय क्या होता है? अब बार-बार ये टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। पूंजीगत को इंग्लिश में कहते हैं कैपिटल, एक्सपेंडिचर हो जाएगा, व्यय को एक्सपेंडिचर, राजस्व को कहेंगे फिस्कल फिस्कल एक्सपेंडिचर। तो पूंजीगत होता है कि जैसे आप घर को एक उदाहरण लेके चलें, कि आप घर के अंदर जब आप एक तो खर्चा होता है, हम नॉर्मल खर्चा कर रहे हैं, हर महीने का भई आपने एक रेंट पे कर दिया, आपने घर में खाने के लिए आपका गया, एजुकेशन के लिए गया, हेल्थ के लिए गया, ये हर मंथली खर्चा है, मंथली आपको करना पड़ेगा, इससे कोई असेट्स का क्रिएशन नहीं हो रहा। एक आपने किसी महीने आपने कहा कि एक घर खरीद लेते हैं, तो आपने घर खरीद लिया, असेट्स क्रिएशन हो गया, आपने गोल्ड खरीद लिया, एक असेट्स क्रिएशन हो गया। इनको आप कभी भी बेचकर इनसे पैसा ले सकते हो, तो ये आपके असेट्स हैं। या आपने किसी को लोन दे दिया, तो ये भी तो लायबिलिटी ना, आपने किसी को लोन दिया नहीं, वो आपको वापस चुकाएगा किसी दिन, तो वो भी तो कैपिटल है। लेकिन वो लोन पर आपको अगर हर महीने कोई आपको ब्याज चुका रहा है, इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो वो कैपिटल में नहीं आएगा, वो राजस्व आएगा क्योंकि वो आपको हर मंथली इनकम हो रही है। तो ऐसे ही पूंजीगत व्यय सरकार एसेट्स क्रिएशन पे कितना कर रही है, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बना रही है, सरकार पेंशन और पेमेंट्स नहीं दे रही है, हर महीने इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना इन्वेस्ट कर रही है, वो पूंजीगत व्यय है। कि भई हमारे यहाँ रोड्स डेवलप, डैम वगैरह बनने में प्रोजेक्ट चल रहा है, तो इसका खर्चा लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ये अच्छी बात है, जीडीपी के अनुपात के अंदर। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जीडीपी क्या होता है, हम बहुत बार सुनते हैं, किसी भी देश की घरेलू सीमा। अब घरेलू सीमा जो है आप इसको मान लीजिए ज़्यादा उसमें मत जाइए, हमारी देश की फिज़िकल सीमा से ही ले लीजिए। इसके अंदर जितने लोग निवास कर रहे हैं, चाहे वो नेशनल्स हो या नॉन नेशनल्स हो जाएँगे, देश के विदेशी लोग होंगे वो भी हैं, वो कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे। गुड्स हो गया एंड सर्विसेज़ हो गया यानी वस्तुएँ और जो सेवाएँ, इनका जो है मौद्रिक मूल्य कितना है, इनका मॉनेटरी टर्म्स में देखेंगे। भई आपकी एक सर्विस हुई, आपने कोई इंश्योरेंस आपने लिया तो उसकी कोई सर्विस दे रहा है, आपको एजुकेशन दे रहा है तो सर्विस दे रहा है, उसको मॉनेटरी टर्म्स कितना, उसका पैसा कितना हुआ, कोई गुड्स की फाइनल रेट्स कितनी है, उनको जोड़ के जितना पैसा है वो आपकी जीडीपी होती है किसी भी देश की। और इंडिया वर्ल्ड के अंदर जीडीपी के अंदर जो है वो क्रय मूल्य क्षमता के पीपीपी के हिसाब से विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और विद विदेशी प्रत्यक्ष निवेश देखते हैं, आपने बहुत बार सुना होगा एफडीआई कि हमारे देश में एफडीआई कितना है? एफडीआई का मतलब होता है कोई भी कंपनी जैसे टेस्ला आई, टेस्ला बात चल रही है, टेस्ला आई इंडिया में अगर आती है और यहाँ पर आके अपना प्लांट लगाती है, यहाँ पे आके उसका प्लांट लगेगा, पूरी मशीनरी लगेगी, यहाँ कितने लोगों को रोज़गार भी तो देगी ना, वो स्थायी आ गई। ऐसा नहीं कि टेस्ला का मन किया, आज मन किया कि आज मैं जाती हूँ वापस, ऐसे नहीं जा सकती क्योंकि उसने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। तो वैसे ही विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जब कांग्रेस के कार्यकाल में देखते हैं 2015 से 14 में कितना आया था 298 यूएस बिलियन डॉलर, इतना विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आया, एफडीआई आया। और यही 2014 से 2023 में देखते हैं ये दुगना हो गया है, 596 हो चुका है ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। आपसे स्टेटमेंट देके पूछ लिया जाएगा, क्या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इस दौरान दुगना हो चुका है? तो आप कैसे बताएँगे? इस तरह से बताएँगे। पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी हो रही है, स्टेटमेंट आ गया कि हाँ, बढ़ोतरी हो रही है लगातार। अब देखते हैं हाउसिंग के अंदर सरकार ने बजट में क्या कहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ये चल रही है ग्रामीण, इसमें सरकार ने कहा कि 5 वर्षों के अंदर अतिरिक्त 2 करोड़ घर बनाने का सरकार ने लक्ष्य रखा है। सरकार ने इस बार बजट के अंदर मिडिल क्लास के ऊपर विशेष रूप से फोकस किया, उसके अंदर भी जो रेंट पे रह रहे हैं लोग, स्लम्स में रह रहे हैं, कि उनको घर बना के दिया जाएगा, इस बात के लिए, ठीक है? तो इसके लिए आवास योजना शुरू की जाएगी और सरकार ने इसके लिए प्रधानमंत्री जो ये योजना है इसमें फंडिंग बढ़ा दी है। जहाँ 2023 में इतनी फंडिंग है अब इतनी कर दी है, ठीक है? अब देखते हैं हेल्थ के ऊपर सरकार ने, हाँ, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ये सरकार ने किया है। लड़कियों जो 9 से 14 वर्ष की लड़कियाँ हैं उनके लिए सर्वाइकल कैंसर के टीके की योजना बनाई है। टीका लगाया जाएगा 9 से 14 साल की लड़कियों, आजकल सर्वाइकल कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये गर्भाशय का कैंसर होता है, जो बहुत ज़्यादा औरतों के अंदर होने लगा और बहुत ही डेथ हो रही है, जिसका ज़्यादातर तो पता भी नहीं चलता कि कैंसर है ये। और ये उस स्टेज में जाके पता चलता है जब तक ये बहुत ही फैल जाता है, जब इसका इलाज बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए टीका सब लगवा सकते हैं, आप भी अगर हैं तो ज़रूर लगवाएँ टीका। अब आंगनवाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाएगा, पोषण 2.0 में तेज़ी लाई जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, इंद्रधनुष टीकाकरण मिशन, ये बाद में मैं आपको इसको डिटेल में पढ़ाऊँगी अलग से वीडियो बना के। इसकी सफलता के लिए यूविन मंच लाया जाएगा, इसी को ज़्यादा सफल बनाने के लिए बच्चा जब से जन्म लेता है उसमें टीके लगाए जाते हैं बहुत सारे। यही टीका के लिए होता है, इंद्रधनुष टीकाकरण मिशन है। नेक्स्ट देखते हैं कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सरकार भी इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है आजकल। कि भई फसल कटाई की गतिविधियों के बाद, फसल कट गई, उसके बाद में जो है जो फूड प्रोसेसिंग होती है, जैसे गेहूँ हो गया, गेहूँ को प्रोसेस करके बिस्किट बनाएँगे।
तो ये फूड प्रोसेसिंग हुई ना, जिससे फूड खराब भी नहीं होता, टोमेटो को टोमेटो सॉस बना लिया। तो इसमें निजी और सार्वजनिक निवेश, एक तो सार्वजनिक गवर्नमेंट कर रही है, निजी सेक्टर, दोनों को निवेश में बढ़ावा दिया जाएगा। सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में नैनो डीएपी का अनुप्रयोग किया जाएगा। पहले क्या होता था, जैसे यूरिया सरकार जो है सस्ते दाम पे देती है, ये लोग बहुत ही जो है दूध बनाने में यूज कर लेते थे। दूध में जो मिलावट करने में यूज होता था यूरिया का, तो सरकार ने नैनो यूरिया लेके आ गई कि अब नहीं यूज कर सकते हो आप। ये नीम मिला दिया सरकार ने, नीम कोटेड। नैनो डीएपी जो है ये बहुत ही इसकी यूरिया की तुलना में ज्यादा अच्छी जो है कैपेबिलिटीज है, ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, तो इसका यूज कर रहे हैं। आत्मनिर्भर तिलहन अभियान, देश के अंदर तिलहन के प्रोड्यूस को, अभी हम तिलहन का जो है वो आयात करते हैं, क्योंकि हम अपने खाने के अलावा उतना पूरा प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चल रही है, इन योजनाओं को मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी बाद में। और 5 एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित किए जाएंगे। एक्वा ही पानी से लें, इसका अर्थ पानी में क्या इंपॉर्टेंट होगा, हमें मछलियां वगैरह लगाई जाएगी फूड सिक्योरिटी के लिए। नीली क्रांति 2.0 चल रही है। नीली क्रांति के लिए सरकार ने अभी आवंटन बढ़ा दिया है। 2023-24 के बजट में जहां था 2025 करोड़ रुपए था, वहीं बढ़ाकर अब की बार के बजट में 23,052 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो फूड प्रोसेसिंग वाला है, इसके लिए जो है फूड प्रोसेसिंग, जो सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम, जो छोटे छोटे प्रोसेसिंग यूनिट लगे हैं, उनके लिए सरकार जो सहायता करने के लिए योजना है, इसके अंदर भी सरकार ने फंडिंग बढ़ा दी है, बहुत ज्यादा फंडिंग बढ़ाई है। आप देखें 639 करोड़ थी, उसका 880 करोड़ कर दिया है सरकार ने। अब देखते हैं, इनको तो आप ध्यान रखें, फिर भी ये वाले जो है ये फिर भी इंपॉर्टेंट आंकड़े, इन पे प्रश्न पूछ लिया जाता है। सीएडी और जीडीपी के अनुपात में जो है वो गिरावट आई है। आप जैसे ही आंकड़ा देखें, लगातार आप देखें कि ऊपर नीचे होता जा रहा है। अब आपको कई बार स्टेटमेंट दे दे कि भाई अनुपात जो है, आपको दे कि 2014 से जो है लगातार घट रहा है या गिर रहा है, आप देख रहे हैं ना, कई बार गिर रहा है, फिर बढ़ा, फिर गिरा, तो एक तरह से कंस्टेंट नहीं है, तो उस बात को ध्यान रखिए, इस प्रकार के स्टेटमेंट आ सकते हैं। और बेरोजगारी दर में जो है वो गिरावट आई है। अब परसेंटेज के रूप में देखें जीडीपी के परसेंटेज, कि भाई 2017-18 से 2022-23 में बेरोजगारी दर जो है लगातार गिर रही है। स्टेटमेंट आ जाए कि 2017 से बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है, नहीं गिर रही है ना, सीधा सीधा दिख रही है। अब बेरोजगारी दर क्या होती है, बेरोजगारी दर ये होती है कि कितने लोग काम की क्षमता रखते हैं, प्लस वो कितना काम की इच्छा भी रख रहे हैं, क्षमता भी रख रहे हैं, नौकरी चाह भी रहे हैं, उन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। यानी 3.2% अभी बेरोजगारी दर है, यानी 100 लोग अगर काम करना चाह रहे हैं, तो उसमें से 3.2 लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है, तो ये है बेरोजगारी दर। और ये लगातार गिर रही है। कहाँ 2017-18 के अंदर 6.1% थी, जो आकर 3.2% हो चुकी है। अब नेक्स्ट देखते हैं, जीएनपीए में गिरावट आई है। ग्रॉस एडवांसेस अनुपात, जीएनपीए हो जाएगा ग्रॉस एनपीए हो जाएगा। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वो होते हैं जैसे बैंक में आपने लोन लिया, लेकिन आपने क्या लोन चुकाया नहीं, आपने लोन नहीं चुकाया, 3 महीने तक आपने उसकी ना तो मूलधन दिया ना किस्त दी है, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो नॉन परफॉर्मिंग जो एसेट्स है, बैंक भाई कितना प्रतिशत बैंक का जो है उतना नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, बैंक के लिए तो खराब होते हैं कि आप चुका नहीं रहे हो, तो बैंक की बैलेंस शीट खराब होती है। तो इसमें अब आप देखें 2014 से तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है 2018 में आकर अपनी पीक पर आ गए, 11.2% पे आ गए, लगातार बढ़े। लेकिन 2018 के बाद में सरकार ने थोड़ा काम किया है, तो ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लगातार 2018 के बाद घट रहे हैं। तो इस चीज को भी ध्यान रखें, इस पे भी स्टेटमेंट के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। तो अभी जो है वो लोवेस्ट रह रहा है ये। 2014 से सरकार का कार्यकाल देखें तो अभी सितंबर 2023 तक ये जो है लोवेस्ट है, 3.2% है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डिजिटल भुगतान में। अभी तो आप अपने आसपास हर जगह देख ही होंगे, हर जगह यूपीआई का पेमेंट करने का लगा होता है। तो लगातार जब से 2018 से जो है प्रोत्साहन दिया जा रहा है, तब से लगातार डिजिटल पेमेंट में बढ़ोतरी हो रही है। ये ग्राफ तो लगभग बढ़ोतरी हो ही गई। अब देखते हैं सरकार की कराधान सुधार की उपलब्धियां क्या रही हैं, सरकार ने क्या उपलब्धियां हासिल की हैं। जैसे इस साल के बजट में कोई कर के ऊपर ज्यादा राहत नहीं दी गई, क्योंकि पिछली बार पिछले बजट में सरकार ने दे दी थी। अब की बार ज्यादा नहीं दी, अब की बार मिडिल क्लास पे ज्यादा फोकस किया है सरकार ने। और ज्यादा सरकार कोई नई योजना भी नहीं लेकर आई है कि जैसे कि कोई नई किसानों को नए पैसे देने, उस टाइप की कोई योजना नहीं आई है अब की बार। जैसे कॉर्पोरेट रेट की टैक्स है, ये है 30% से घटाकर 22% कर दी गई है घरेलू कंपनियों के लिए। कॉर्पोरेट टैक्स होता है जो कंपनियों को देना होता है, जैसे कोई कंपनी है मेरी,
तो कंपनी जितना 1 साल में जितना कंपनी का टर्नओवर होगा ना और 3 साल का जो एवरेज होगा उसका टर्नओवर का, उसके ऊपर मुझे टैक्स देना होगा। जो पहले मुझे 30% देना पड़ता था, अब वो है 22% है। और उसके अंदर भी अगर मेरी कंपनी नई है, तो मुझे देना होगा सिर्फ 15% टैक्स देना होगा नई विनिर्माण कंपनियों को, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देश में बहुत ज़्यादा जॉब्स प्रोवाइड करता है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नई कंपनी है तो ज़्यादा दे नहीं पाएगी, तो उनके लिए 15% किया गया है। नेक्स्ट है न्यू टैक्स स्कीम। अभी टैक्स स्कीम अगर आप देखें तो 2 तरह की चल रही है। एक तो ओल्ड टैक्स स्कीम चल रही है और एक न्यू चल रही है। न्यू के तहत तो आपको जो है आप दोनों में भर सकते हैं अपना टैक्स रिटर्न। न्यू के तहत अगर आपकी 7 लाख रुपए तक इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन न्यू में ओल्ड में अंतर ये होता है कि ओल्ड में अगर आप जैसे पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, कई बार पोस्ट ऑफिस में इनमें कई स्कीम्स निकालती है सरकार जो टैक्स फ्री होते हैं। अगर आप उन चीज़ों का लाभ लेते हैं तो आपको ओल्ड में भरना पड़ेगा, जिसमें आपको 3 लाख के आसपास या 3 या साढ़े 3 होती है शायद, इतनी इनकम आपको दिखानी होती है। और वहीं न्यू में जो है 7 लाख तक आप किसी टैक्स स्कीम का लाभ नहीं ले सकते, लेकिन आपकी नेट इनकम होनी चाहिए 1 साल की 7 लाख, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। तो सरकार ने इतना बढ़ा दिया है, जहीं वो वित्तीय वर्ष 2013-14 में हमें देना पड़ता था टैक्स था, टैक्स फ्री इनकम थी सिर्फ 2.2 लाख रुपए ही थी। 2,20,000 रुपए से अगर आपकी ज़्यादा इनकम होती है तो आपको टैक्स देना पड़ता था। नेक्स्ट देखते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। एक सरकार नया लेकर आई, फॉर्म लेके आई 26 ईयर्स टैक्स रिटर्न भरने के लिए। तो इससे क्या टैक्स रिटर्न भरना थोड़ा जो है आसान हो गया। इसको भी ध्यान रखिए कि फॉर्म 26 ईयर्स क्या है। रिटर्न की प्रोसेसिंग का जो टाइमिंग था वो 2013-14 के अंदर 93 डेज लगते थे, आपने रिटर्न भरा और आपके पास रिटर्न आ गया। तो अब उसमें केवल जो है 10 डेज लगते हैं, एवरेज 10 डेज लगते हैं आपको रिफंड आने में। अब देखते हैं कि भाई रुपया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल आता है बहुत बार, चाहे स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो, इवन एसएससी और इन सब में सवाल आता है इससे। अब देखते हैं इसको हम घर के हिसाब से देखते हैं कि भाई एक घर है, आप घर में इनकम कहाँ से आ रही है, भाई कौन कौन सा सोर्सेस है। एक घर के अंदर कोई जॉब कर रहा है, पापा जॉब कर रहे हैं, कोई भैया कमा रहे हैं, तो इस प्रकार से आपके सोर्स का इनकम क्या, तो हमारे देश की सोर्स का इनकम क्या है। हमारे साल की सरकार इतना खर्चा करती है, सरकार की इनकम किन किन सोर्सेस से आती है। तो उसमें कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई सबसे ज्यादा इनकम किस सोर्स से आ रही है। कई बार 3-4 सोर्स दे दिए जाएंगे, 1 2 3 4। क्या अब इनको क्रम में लगाओ कि सबसे ज्यादा किससे आ रही है और सबसे कम किससे आ रही है, इस प्रकार से क्रम पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए। अब देखते हैं कि सबसे ज्यादा हमें किससे इनकम आ रही है। सबसे ज्यादा आ रही है 28%, कौन सा है ये आ रही है उधार देनदारियों से। यानी हम उधार लेते हैं और कोई हमें उधार चुकाएगा तो उसी से आती है, हमें इनकम आ रही है उधार से आ रही है हमारी सबसे ज्यादा 28%। नेक्स्ट है सबसे ज्यादा है 19% इनकम टैक्स से आ रही है सरकार को। नेक्स्ट है कॉर्पोरेशन टैक्स, ये 17% है। नेक्स्ट कॉर्पोरेशन टैक्स से आ रही है, तो ये हो गया एक, ये हो गया दो, ये हो गया तीन, अगर पूछ लिया जाए तो। नहीं, पहले जीएसटी है, ये रहा जीएसटी, ये दो तीन इस पे आया और चार इस पे आया। तो सबसे ज्यादा उधार से, सेकंड इनकम टैक्स से, एंड थर्ड हो गया जीएसटी से आ रही है, एंड फोर्थ हो गया कॉर्पोरेशन टैक्स से आ रही है। क्रम भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा भी देख लेते हैं, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से आ रहा है 5% और कस्टम से आ रहा है 4% आ रहा है। कस्टम यानी बाहर से जैसे कोई माल आया किसी देश से तो उस पर सरकार कस्टम टैक्स लगाती है केंद्र। गैर कर आय होगी 7%। गैर कर आय, पूछेंगे भाई क्या होती है गैर कर आय। गैर कर आय होती है कि जैसे कर के अलावा सरकार जैसे कई प्रकार के शुल्क लगाती है सरकार, कई प्रकार के जुर्माने होते हैं, वो गैर कर आय होती है। गैर ऋण पूंजी आय, ऋण नहीं लिया आपने किसी से, आपने एक तो लोन से आए, बिना लोन की जो आय होती है वो वाली, जैसे कि हमारे कई सारे बीसीयूज हैं, सरकारी कंपनी, उनसे भी तो प्रॉफिट हो रहा है ना, वो तो लोन नहीं हो रहा, उनसे प्रॉफिट हो रहा है, उससे हो रही है कमाई, 1% है वो। अब नेक्स्ट देखते हैं रुपया जाता कहाँ है। भाई एक तो इतनी तो सरकार को इनकम हो गई, अब हम एक साल के अंदर सरकार कहाँ कहाँ व्यय करती है इसका भी क्रम पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा हम किस पे खर्च करते हैं। और इसके भी आपको 4 मेजर जो है ना, 4 सबसे ज्यादा किस पे कम किया जा रहा है, क्रम याद रखना है। ये क्रम पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो हम जो सबसे ज्यादा खर्च कर रहे हैं 20% है ब्याज भुगतान पे। हमने जो लोन ले रखा है उसका ब्याज चुकाते हैं हम सबसे ज्यादा, तो 20%। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम, 20% हम कर में जो है राज्यों को दे दिया जाता है, हिस्सा दे दिया जाता है कर और ड्यूटी के तहत 20%। एंड नेक्स्ट है वित्त आयोग और अन्य हस्तांतरण किए जाते हैं, राज्यों को किए जा रहे हैं। भाई राज्यों को सरकार वो भी तो देती है कि अनुदान के रूप में पैसा जाता है, 8% ये जा रहा है। और 8% ये केंद्र प्रायोजित योजनाएं, ये केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं होती हैं। दो प्रकार की योजनाएं होती है, एक तो सेंट्रल, एक तो होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है, सेंट्रल सेक्टर, और एक होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड,
स्पॉन्सर्ड, या आपने कई बार सुना होगा, कई बार योजना आती है कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। उसका अर्थ ये होता है, सेंट्रल सेक्टर में होता है कि 100% जो पैसा होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है किसी योजना के लिए, 100% वही दे रही है। स्पॉन्सर्ड में ये होता है कि भाई किसी स्टेट को सरकार ने 40% दे दिया, कहीं 60% दे दिया, कहीं 90% दे दिया। जैसे पहाड़ी राज्य नॉर्थ ईस्ट में 90% सरकार केंद्र दे रहा है, 10% राज्य को लगाना होगा। किसी स्टेट जैसे राजस्थान जैसे राज्य में 60% जो है केंद्र ने दे दिया, 40% स्टेट को लगाना होगा। तो ये होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है। अब इसमें क्रम देखें तो 20% ये बन गया सबसे ज्यादा, 1, 2, 3 एंड 4। अब इसके अंदर केंद्र की योजना अगर दोनों को जोड़ के आ जाए तो ये हो जाएगा 24%। तो सबसे ज्यादा जो है योजनाएं आ जाएंगी 1 नंबर पे, ब्याज आ जाएगा फिर दूसरे नंबर पे। 6% तो सब्सिडी दे रही है सरकार, पेंशन पे 4% लग रहा है, अन्य वे 9% और डिफेंस 8%। मैप को 2-3 बार देख लीजिएगा जिससे याद हो जाए, पूछा जाता है बहुत बार। अब नेक्स्ट हम आंकड़े देखते हैं। ये आंकड़े भी इंपॉर्टेंट है, इन पे भी प्रश्न आ जाता है। आय और व्यय, राजस्व आय, पूंजीगत आय। मैंने आपको पीछे भी बताया था राजस्व पूंजीगत। अगर राजस्व जैसे हर महीने का आपको फिक्स इनकम आ रही है, भाई हर महीने आपकी सैलरी आ रही है, जो फिक्स्ड इनकम है राजस्व आय होगी। कोई आपको ब्याज चुका रहा है, हर महीने का राजस्व आय में आएगा। पूंजीगत आय होगी, आपने कोई सोना बेच दिया, घर बेच दिया, एक बार को तो ज्यादा पैसे आ गए ना पूंजीगत आय, तो वो आपकी पूंजीगत आय है। आपको किसी ने लोन चुका दिया आपका पूरा, तो आपको एकदम से पैसे आ गए, तो आपने कोई अपना एसेट्स बेच दिया, तो वो वाली आय हो गई। या आपने लोन भी ले लिया, वो भी आता है, इसमें आपको उत्तरदायित्व बढ़ रहा है। अब इसमें देखते हैं राजस्व आय। राजस्व आय का 2022-23 के एक्चुअल आंकड़े हैं। एक तो होता है अनुमान के आंकड़े होते हैं, अनुमान लगाया जाता है। जैसे अभी का नया बजट जो आया है हमारा, तो उसमें 2024-25 के लिए अनुमान क्या आए होंगे कि अभी इस साल में क्या होगा। हमने फलाना लगाया कि फलाना एक साल के अंदर हमारी जीडीपी इतनी रहेगी, हम इतनी ग्रोथ करेंगे। अब इस समय हमारे इसी इकोनॉमिक सर्वे के अंदर पिछले साल जो बजट में अनुमान लगाएंगे उसके रिवाइज्ड आंकड़े आए होंगे। जैसे लिखा है ना 2023-24 के रिवाइज्ड एस्टिमेट यानी पिछले साल में भी तो हमने किया होगा, पिछले साल के भी अनुमान लगाएंगे। अब इस इकोनॉमिक सर्वे में बताया, तो एक साल कंप्लीट हो गया, अब हमें पता चला कि रियल में कितना हुआ, तो हमने रिवाइज करके बताया कि भाई इतना हुआ। जैसे 2023-24 ये एक्चुअल है कि भाई 23 का हमने इतने लाख करोड़ का राजस्व आय का हमने हमारी हुई। पिछले साल पिछले बजट में हमने अनुमान लगाया था कि हमें इतने की होगी, 26 लाख करोड़ की इतने की आय होगी, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, हमें ज्यादा हो गई, एक्चुअल में ज्यादा आय हो गई हमें, ये रिवाइज एस्टिमेट आया। अब हमने इस साल के लिए अनुमान लगाया है 2024-25 के लिए कि हमें 30 लाख करोड़ रुपए की आय होगी। अब इसके जो रिवाइज एस्टिमेट आएंगे असल में कितनी हुई वो अगले साल का जब इकोनॉमिक सर्वे आएगा तब आएंगे। यही पूंजीगत आय में है 2022-23 में। तो राजस्व आय तो लगातार बढ़ी है ना। और पूंजीगत आय देखते हैं, पूंजीगत आय जो है 18 लाख करोड़ रही 2022-23 में। फिर हमने अनुमान लगाया कि हमारी ज्यादा होगी कि 18.7, हमने कहा कि 18.7 लाख करोड़ रुपए आएंगे, लेकिन असल में कितने आए हमारे पास, 17.9, यानी कम हो गया ना, पूंजीगत आय कम हुई। अब हमने इस साल का अनुमान लगाया है 17.6, यानी पिछले साल से कम का अनुमान लगाया है, यानी हमारी पूंजीगत आय क्या होगी, कम होगी। ये भी ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं राजस्व आय व्यय। राजस्व व्यय वही वाली बात होगी कि राजस्व हर साल आपको कितना फिक्स्ड खर्चे करने हैं। हमें पेंशन पे जाएगा पैसा, लोगों की पेमेंट्स जाएंगी, एडमिनिस्ट्रेशन डिफेंस पे पैसा जाएगा, ये सारे के फिक्स्ड व्यय हैं जो हर साल करने पड़ेंगे घर के अंदर जैसे हम करते हैं। तो अब इसमें जो राजस्व व्यय है हम देखें तो लगातार बढ़ रहा है। 2022-23 में 34.5 लाख करोड़ हुआ। हमने अनुमान तो लगाया था कि हम 35 लाख करोगे, लेकिन हमने पिछले साल कितना कर दिया, उससे ज्यादा कर दिया, 35.4 लाख करोड़ कर दिया। और अब की बार हमने राजस्व व्यय ज्यादा का अनुमान लगाया क्योंकि इस साल बजट है तो सरकार ज्यादा खर्च करेगी लोक लुभावन वाले जैसे मनरेगा उन प्रोजेक्ट्स के लिए, जो एक खर्चा बजट बढ़ाया जाएगा आवंटन। अब देखते हैं पूंजीगत व्यय भी बढ़ाया गया है। पूंजीगत व्यय भी सरकार ने बढ़ाया है। 2022 में था 10 लाख करोड़, वहीं 2023 के अंदर हमने एस्टिमेट किया कि हमने बहुत ज्यादा कर दिया कि हम 13 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे, लेकिन उतने खर्च हुए नहीं, बाकी रह गए। तो 12.7 लाख करोड़ रुपए ही हमने खर्च किए। इस बार का हमने कहा है कि हम 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे, ज्यादा का एस्टिमेट रखा है। अब देखते हैं बाद में कितना खर्च होएगा। तो ये है बजट, आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में कवर हो गया है। एक चीज इसमें नहीं लिखी वो भी लिख लीजिए, एक सरकार कॉर्पस बना रही है, 1 लाख करोड़ रुपए का कॉर्पस बना रही है। रिसर्च R&D पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च किया जाएगा पैसा। साइंस के अंदर कितना, उसके लिए सरकार जो लोन देगी, सरकार जो है इंटरेस्ट फ्री लोन दिए जाएंगे 50 ईयर्स के लिए, 50 साल के लिए, बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए लोन दिए जा रहे हैं।
रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो भी कंपनी का प्रोजेक्ट होगा उसके लिए विभिन्न बैंकों के तहत जो है सरकार लोन प्रोवाइड करेगी, ताकि हमारे यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो। आज अगर देश को विकसित भारत हमें बनाना है तो हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बिना हम बहुत ही टेक्नोलॉजी में लोगों से पीछे रह जाएँगे। जैसे एआई आ चुका है, मशीन लर्निंग आ चुका है, इनमें बहुत ही इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। तो इसके साथ ही हमारा लेक्चर समाप्त होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़िएगा, एक बार फिर से लेक्चर देख लीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।